नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी का हृदय से एक बार फिर से इसी एनसीईआरटी आधार बैच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे प्रकार से चल रहा होगा और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दुविधा आपको नहीं आ रही होगी। क्लास 7 के एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे थे और आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को कंप्लीट भी करने वाले हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, जल एक बहुमूल्य संसाधन और वन एवं हमारी जीवन रेखा। एक चैप्टर और है अपशिष्ट का, लेकिन वहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो भी पॉइंट रहेगा वहां से महत्वपूर्ण, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा दूंगा। तो कुल मिलाकर के ये मानकर चलिएगा कि आज जो है आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। देखते ही देखते एक ऐसा दिन था जब हमने एनसीईआरटी को शुरू किया था। पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी को हमने बेहतर ढंग से पूरा किया, अब क्लास 7 की एनसीईआरटी को भी मैंने कवर करा दिया। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि होली कि जब आप छुट्टियां मना रहे होंगे तो उस समय 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास 7 की एनसीईआरटी का अभ्यास। कल मैं स्पेशल वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा और उस वीडियो में पूरा का पूरा क्लास 7 को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक ही वीडियो में कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 7 को आप कंप्लीट कर ले। तो कुल मिलाकर के एक बेहतर अप्रोच को लेकर के मैं आपके लिए लेकर के आगे मैं बढ़ रहा हूं। मेरा हमेशा से प्रयास है कि कितना बेनिफिशियल मैं इस सेशन को बना दूं आपके लिए, और मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति या कोई भी छात्र व्यवस्थित ढंग से हर एक चैप्टर को या हर एक वीडियो को देख लिया तो फिर उसको जीवन में दोबारा कभी भी विज्ञान विषय से समस्या नहीं आने वाली है। अब यहां पर एक बात समझना, आज 2 टॉपिक को हम पढ़ेंगे, आज 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है जल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बहुमूल्य संसाधन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ वन को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिक जानकारी से पहले इस क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। आप सभी ये जानते हैं कि होली के शुभ अवसर पर संस्थान की तरफ से इस समय 90% का ऑफर चल रहा है। 90% का ऑफर चल रहा है जो 21 तारीख तक चलेगा। आप दिए गए किसी भी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। 90% का लाभ आप उठा सकते हैं। अच्छा शुभम पांडे जी, ठीक है भाई। अब यहां पर समझो, ये टेलीग्राम चैनल है आपका। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, है ना। और क्लास समाप्त होने के बाद, अच्छा मैं देखता हूं कुछ बच्चे हैं न जाने क्यों बार बार कमेंट्स करते हूं। अभी भी मैं देखता हूं कमेंट्स को, आपके कमेंट्स को मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से रीड करता हूं। और कई लोग होते हैं ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, वास्तव में दिल बहुत प्रसन्न होता है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा। भाई मेरे रोज की वीडियो में बताता हूं कि ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये काउंसलर टीम का नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या फिर मेरी कभी कभी हालचाल ले लिया करिए आप फोन करके यहां से, ठीक है। आज के इस क्लास में हम किन किन शब्दों को समझेंगे। एक शब्द है जलभर, अवक्षय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, है ना। बूंद सिंचाई व्यवस्था आपने देखा होगा, ड्रिप सिंचाई आपने सुना होगा। भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर, अंतः अस्यंदन जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, पुनः पूर्ति। पुनः पूर्ति क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, पुनः पूर्ति किसे कहेंगे, ठीक है। और जल संग्रहण, भौम जल स्तर और अलवर जल। एक कमेंट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं सृष्टि यादव जी, जरा मैं देख लूता हूं। सर समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्ट्स उल्टा बनता है, तो बाइक के मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है, एम्बुलेंस पे लिखा उल्टा शब्द कैसे सीधा बन जाता है। सृष्टि यादव जी, समतल दर्पण नहीं लगा रहता है साइड मिरर में, पॉइंट नंबर 1। उस वीडियो को आपको फिर से ध्यान से देखना है। साइड मिरर के रूप में वहां पे उत्तल दर्पण लगा रहता है, न कि समतल दर्पण। और दूसरी बात आपको यह समझना है कि एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस को जो एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, वो पार्श्व
पार्श्व उल्टा करता है, पार्श्व उल्टा करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो साइड मिरर के रूप में आपको दिखाई देने की कोशिश कर रहा है, वो साइड मिरर की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है जो ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइवर की सीट, ड्राइवर सीट के ऊपर जो दर्पण लगा रहता है, वहां की बात हो रही है। ड्राइवर की सीट के ऊपर एक शीशा लगा रहता है, एक साइड में शीशा लगा रहता है। जो आप सवाल पूछ रहे हो उस सवाल का उत्तर है ड्राइवर की सीट के ऊपर की बात हो रही है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसी सवाल को मैं प्रैक्टिस सेशन में ले लूंगा और मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। चलिए सबसे पहले जल एक बहुमूल्य संसाधन समझते हैं। एक बहुमूल्य संसाधन है, निश्चित रूप से बहुमूल्य संसाधन इस वजह से है क्योंकि बिना जल के हमारा जीवन कभी भी सरवाइव नहीं हो सकता। हमको अगर जीना है तो हमको जल पर ही आश्रित होकर के जीना पड़ेगा। इसी वजह से कहा गया है जल है तो कल है, बिना जल के कल नहीं हो सकता है हमारा। बिना पानी के हम कोई भी जीव जो होगा वो इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखना। अगर किसी भी प्रकार के प्राणी को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर उसको इस पृथ्वी पर सरवाइव करना है तो उस पर, उसके लिए वाटर पर उसको आश्रित रहना ही पड़ेगा। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वाटर जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर की उपलब्धता क्या है, और साथ ही साथ इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसका कुप्रबंधन क्या है, वाटर मैनेजमेंट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ढेर सारा आज का ये चैप्टर जो है, बेसिकली जितने भी लोग सिविल के एस्पिरेंट हैं उनके लिए आज का चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहली लाइन को ध्यान दीजिएगा, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य क्या है, सुरक्षित है। आप जानते हैं इसी जल की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो पहले तो आपको एक डेटा याद रखना है कि 22 मार्च जो होता है विश्व जल दिवस हम मनाते हैं। विश्व जल दिवस हम इस वजह से मनाते हैं, ठीक है, विश्व जल दिवस इस वजह से मनाते हैं ताकि हम जल की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। जल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में या दैनिक कार्यों में हमेशा करते हैं, केवल पीने के रूप में नहीं। खाना बनाना होगा तब भी हम करेंगे, कपड़ा धोना होगा तब भी हम करेंगे, गाड़ी धुलना होगा तब भी हम करेंगे, साफ सफाई करना होगा तब भी हम करेंगे। यानी कि इन समस्त कार्यों में जो होता है हम जल का उपयोग करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र ये कहता है, यानी कि यहां पर देखिए एक डेटा लिखा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक डेटा दिया जाता है कि प्रति व्यक्ति जो न्यूनतम मात्रा है वो 50 लीटर है। यानी कि यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, यानी कि न्यूनतम मात्रा 50 लीटर है प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति प्रतिदिन अगर 50 लीटर जल को खर्च कर रहा है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर 50 लीटर से वो ज्यादा खर्च कर रहा है तो निश्चित रूप से याद रख लेना वो आने वाले कल के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को वो जन्म दे रहा है। वो कौन कौन सी समस्याएं होंगी अभी मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन यहां पर एक बात तो ध्यान से रखना कि ये जो डेटा है संयुक्त राष्ट्र का ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं तो दो डेटा आपको याद रखना है। पहली बात तो ये कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक प्रति व्यक्ति जो जल का सुझाव दिया गया है प्रतिदिन कितना होना चाहिए वो 50 लीटर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर होता है। क्या आप प्रतिदिन केवल 2.5 बाल्टी जल का ही उपयोग करते हैं? नहीं, 2.5 बाल्टी तो हम नहाने में भी उपयोग में नहीं लाते हैं। 2.5 बाल्टी जल क्या होता है भाई, हम लोग नहाते ही हैं कम से कम 3 से 4 बाल्टियों में, ठीक है। ये कह रहा 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। भाग्यशाली इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत ढेर सारे पृथ्वी पर लोग हैं जिनको इतना जल भी प्राप्त नहीं होता है। हम बहुत खुशनसीब हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमको इतना जल प्राप्त हो रहा है। भारत, मैं पृथ्वी पर रहने वाले अन्य विश्व की जातियों के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूं। भारत के ऐसे बहुत ढेर सारे, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा के ऐसे क्षेत्र हैं, बंगलुरु के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल उनको दैनिक गतिविधियों के लिए भी नहीं मिल रहा है।
कल्पना करके देखिए, जब एक दिन पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है और अगर हम लोग शहर में रहते हैं तो कितनी ढेर सारी समस्याएं हमको उत्पन्न होती हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर पहला टॉपिक इसमें दिया गया है, कितना जल उपलब्ध है। ठीक है, कितना जल उपलब्ध है, हमारी पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, पहले इसको समझिएगा और उसके बाद एक एक करके एक एक कड़ी को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको नीला दिखाई देगा, नीला, इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। अब ये नीला क्यों दिखाई देता है? नीला इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का के चारों ओर अधिकांश हिस्सा क्या है? जल है। पृथ्वी के चारों ओर 71% क्या दिया गया है? याद रखना, विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहले यहां पर देखिएगा, पृथ्वी पर, पूरे के पूरे पृथ्वी पर लगभग 71%, ये डेटा याद रखना, 71% जो होता है वो उसके चारों ओर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, 71%। तो यहां पर एक मन में सवाल आना चाहिए कि 71% वाटर अवेलेबल है पृथ्वी पर, तो फिर आखिरकार पीने की समस्या क्या हो सकती है? क्यों हमको पानी नहीं प्राप्त हो सकता है? 71% नीला ग्रह कहा जा रहा है, पानी सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर, 71% है, तो फिर पानी की समस्या से क्यों हमको जूझना पड़ रहा है? यह मन में सवाल आना चाहिए कि 71% है हमारी पृथ्वी पर, आखिरकार फिर हमें क्यों सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है? तो आपको मैं पहले एक डेटा से आपको तारुफ कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है? 70% जल पाया जाता है। इस 70% को अगर 100% मान लीजिए, 71% को 100% अगर मान लीजिए, तो याद रखना भाई मेरे, लगभग 97% जो जल होता है वो 97% जल अलवणीय जल है। ध्यान से सुनना, अलवणीय जल है, लवणीय जल है, अलवणीय नहीं, लवणीय जल है। याद रखना, ये एक प्रकार का कैसा जल है? ये एक प्रकार का लवणीय जल है। और ये जल कहां पर है? ये जल महासागरों में है, ये जल महासागरों में है और साथ ही साथ समुद्रों में। समुद्र में और महासागरों में इस 71% को अगर आप 100% मान लेते हैं तो याद रखना 97% जल जो होता है वो अलवणीय जल होता है, और जो अलवणीय जल होता है वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है। कभी भी आप इस पानी को पीने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते और न ही दैनिक गतिविधियों में इनका उपयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर समुद्र के बीच में फंसा हुआ है, वो प्यासा मर जाएगा, लेकिन वो कभी पानी नहीं पिएगा समुद्र का, क्योंकि अगर ये अलवणीय जल को पीता है तो उसकी बॉडी तुरंत डिहाइड्रेट करती है, तुरंत डिहाइड्रेट, निर्जलीकरण की अवस्था से उसको गुजरना पड़ेगा और उसको प्यास लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, इसी वजह से आपने कई ढेर सारी हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, कई ढेर सारी हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि समुद्र के चारों ओर से वो घिरा हुआ व्यक्ति पानी के मारे बेतहासा प्यासा हुआ है, लेकिन फिर भी वो पानी को नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? इसी वजह से नहीं पीता है क्योंकि वो लवणीय जल है और लवणीय जल पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, निर्जलीकरण की अवस्था से उसको गुजरना पड़ सकता है, उसको और प्यास लग सकती है। अब सवाल ये उठता है कि फिर बचा कितना? 3%। ये जो 3% जल है, इस 3% जो जल होता है, इसको हम लवणीय जल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लवणीय जल कहते हैं, या इसी को हम ताजा जल कहते हैं, इसी को हम ताजा जल कहते हैं, इसी को हम फ्रेश वाटर के नाम से जानते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर भले ही 71% है, लेकिन उसका केवल 3% ही लवणीय जल है, केवल 3% ही लवणीय जल है या ताजा जल है, जिसको मनुष्य जो होता है वो पीने में उपयोग में ला सकता है। और यहां पे थोड़ी सी कहानी में और ट्विस्ट है, समझो, कहानी में और ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये 3% भी कहां पर है? 3% कहां पर है? 3% में से
अधिकांश जो जल है वो नॉर्थ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पर है, साउथ पोल पर है यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर है। इसके अलावा ग्लेशियर के रूप में है ना, ग्लेशियर के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है ना, याद रखना ग्लेशियर के रूप में है। और कुछ जल जो होते हैं वो याद रखना रिवर में है, नदियों में है, नदियों में है, तालाबों में है ना, नदियों में है, तालाबों में है, सी पॉन्ड ये सब में है। और अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। अब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में तो जा नहीं सकते हैं, नदी का पानी या ग्लेशियर का पानी तो हम पी नहीं सकते। इसमें से 3% में से सर्वाधिक पानी जो है यहां पे पाया जाता है, जहां तक हमारी रीच ही नहीं है, जहां पे हमारी पहुंच ही नहीं है। अब ये जो नदियों और तालाबों और अंडरग्राउंड वाटर है उसी को हम नलकूपों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और इसी को हम पीते हैं। यानी कि आप कल्पना करके देखिए कि पानी बहुत ढेर सारा है हमारे पास में, लेकिन पीने योग्य पानी बहुत कम है हमारे पास में। इसी वजह से आगे की स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे, आगे की स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे, पहेली ने गणना करके बताया कि अलवण जल यानी कि जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूरे जल अगर देखा जाए तो उसका केवल और केवल 0.006% ही, कितना कम है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि एक बाल्टी है, इस बाल्टी में से, बाल्टी को समुद्र मान लीजिए, ये क्या है समुद्र, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा 71% है, ये मान लीजिए क्या है 71% है। इसमें से एक मग पानी निकालो, एक मग इसमें से क्या करो पानी निकालो, तो ये समझ लो कि ये अलवण जल है। और इसको फिर एक ग्लास में निकालो, फिर एक चम्मच में निकालो, तो यही जो एक चम्मच है ना, यही जो एक चम्मच है ना, यही एक पीने योग्य बचेगा, यही पीने योग्य बचेगा। यानी कि बस इतना, अगर एक बाल्टी को मान लीजिए कि पूरा पानी है पृथ्वी पर, तो एक चम्मच में जितना पानी आएगा उतना ही पानी हमारे पीने योग्य है। तो कुल मिलाकर के हमको अपने पानी पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुझो जानकर यह चकरा गया कि हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बहुत कम है। 71% पृथ्वी पर पानी होने के बावजूद भी केवल 0.006% पानी ही हम पीने योग्य बना सकते हैं। यही चीज मैंने इस चार्ट के माध्यम से बताया और यही चीज यहां पर भी दिया गया है कि पृथ्वी के सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका गया है। और ये जल कहां पर है 71%? ये समुद्र में है, महासागर में है, नदियों में है, तालों में है, ध्रुवीय बर्फ में है, अंडरग्राउंड वाटर है, वायुमंडल में है। इन सभी को मिलाकर के 71% बनता है। लेकिन उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल होता है, याद रखना लवणी नहीं। तो अलवण जल को ही हम क्या कहते हैं? अलवण जल को ही हम ताजा जल कहते हैं। और यही ताजा जल जो होता है हमको पीने योग्य होता है। एक बार सभी लोग कमेंट्स करके हमको बताएं और साथ ही साथ समझाएं। ये पूरी कहानी समझ में आई कि कितना जल जो है पाया जाता है, जो है कितना जल उपलब्ध है, ये आपको समझ में आ गया। आप कहोगे 71% जो है पृथ्वी पर जल पाया जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग यानी कि 97% अलवणी है, जो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% है जो कि अलवणी है, जो कि पीने योग्य है। और लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा भी ग्लेशियर के रूप में है, जहां तक हमारी रीच नहीं है। तो कुल मिलाकर के केवल 0.006% पानी ही पूरे पृथ्वी का हम उपयोग में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी, इतनी बातें आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करने वाले हैं अंडरग्राउंड वाटर की। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब होता है जो जमीन के अंदर जल पाया जाता है, जहां से हम हैंडपंप के माध्यम से पानी को निकालते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर या फिर भौम जल को पढ़ने से पहले एक कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी, और वो कहानी है जल की अवस्थाएं।
जल की अवस्थाएं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा जल की अवस्थाएं, जल की अवस्थाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। जल की अवस्थाएं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इस वजह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये 0.006% अगर पीने योग्य जल है तो ये धीरे धीरे तो समाप्त हो रहा है ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमको पीने के लिए क्या बचेगा? आपके मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है, आपको ये मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है सोम दुबे जी, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि पानी तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नहीं, पानी समाप्त नहीं होता है। पानी क्यों नहीं समाप्त होता है? क्योंकि वाटर साइकिल नामक एक चीज होती है जिसको हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में क्या होता है? जल चक्र में क्या होता है, ये जो बर्फ है या जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जो बर्फ है या जो ग्लेशियर है ना, जो ग्लेशियर है, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, याद रखना ये किस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो जब ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो मेल्ट होने के बाद ये पानी बनाते हैं, और पानी किस अवस्था में है? पानी द्रव अवस्था में है। पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और यही पानी जब सूर्य के ताप के प्रभाव में आता है तो ये पानी यानी कि ये जो द्रव है ये पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है? यह परिवर्तित हो जाता है वाष्प में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और यही वाष्प क्या होते हैं? यही वाष्प जो होते हैं आगे चल करके क्या करते हैं? यही वाष्प आगे चल करके क्या करते हैं? ये बादल का निर्माण करते हैं, क्लाउड का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बादल का निर्माण करते हैं, क्लाउड का निर्माण करते हैं। और इन्हीं बादलों के माध्यम से क्या होता है? इन्हीं बादलों के माध्यम से झमाझम बारिश होती है, और झमाझम बारिश होगी जब, तो पुनः ये पानी कहां पर आएगा? ये पानी नदियों में आएगा, तालाबों में आएगा, पोखरों में आएगा, और पुनः क्या होगा? पुनः वाष्पन होगा, पुनः बादल बनेगा। ऐसे ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बात समझ में आ रही है? तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और इसी अवस्था परिवर्तन के नाते याद रखना, अवस्था परिवर्तन के नाते याद रखना, जल की जो कुल मात्रा होती है वह एक जैसी बनी रहती है। लिखा गया है जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच में सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते रहते हैं। क्या यह जानकारी से आपको कोई राहत मिली? तो यानी कि अब बुझो और पहेली, और साथ ही साथ आपको भी निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जल चक्र, वाटर साइकिल जो होता है, एक ऐसा साइकिल होता है जो वाटर को हमारे पृथ्वी पर कंट्रोल करता है, और एक नियत, एक कांस्टेंट राशि में हमको जल उपलब्धता बनाए रखता है। अगर यह जल चक्र प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से याद रखना, जल चक्र अगर प्रभावित हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर जल की कमी होना शुरू हो जाएगी, अधिकतर क्षेत्र सूखाग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। मैं एक एक करके बात करना प्रारंभ करता हूं। जल चक्र अगर ठीक ठाक ढंग से चलेगा तो कोई भी पानी की कमी हमारे पृथ्वी पर नहीं होगी। यहां तक बातें समझ में आ गई? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश किया गया है। देखो कितना बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। यही चीज बताने की कोशिश किया गया है। देखो, पत्तियों के द्वारा पानी वाष्पित होगा, पत्तियों के द्वारा पानी वाष्पित होगा, तालाब के द्वारा पानी वाष्पित होगा, और फिर क्लाउड बनेगा। अगर भाई पत्तियों ने भी वाष्पन किया है तो उससे भी बादल बनेगा, और इससे भी बादल बनेगा। बादल से पानी बरसेगा, पानी आएगा कहां पर? नदियों में आएगा, तालाबों में आएगा, फिर नदियों से वाष्प बनेगा, नदियों से क्या होगा? वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेगा। इन्हीं नदियों को, पानी को सोख करके ये पौधे जिंदा रहेंगे, और फिर इसी पानी को वाष्पित करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसी में से आपको कुछ करना पड़ेगा। वाटर साइकिल को अगर डिस्टर्ब कर दो तो जल की जो आपूर्ति है पृथ्वी पर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूं और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक पौधा है, समझना ध्यान से,
ये मैं बना रहा हूं प्लांट, ये मैं बना रहा हूं एक प्लांट, एक पौधा, ये मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल एक क्लास है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इस वजह से धैर्य के साथ में अगर रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ये है तालाब या नदी या कुछ भी समझ लीजिए, जहां पर पानी क्या है, पानी इकट्ठा है, पानी इकट्ठा है, ये तालाब है, ये तालाब है, ठीक है, या ये तालाब है या नदी है, यहीं से पानी की आपूर्ति इस पौधे को हो रही है, पौधे को हो रही है, और पौधा बढ़िया मस्त जिंदा है। अब यहां पर समझो ध्यान से क्या हो रहा है, यहां पर एक तरफ क्या है, एक तरफ पानी वाष्पित हो रहा है, पानी वाष्पित हो रहा है तो क्या बन रहा है, क्लाउड बन रहा है। क्लाउड का मतलब क्या हो रहा है, बादल बन रहा है, ठीक है, बादल बन रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बादल बन रहा है। और एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ पेड़ पौधे पानी का उपयोग तो कर ही रहे हैं, और जो शेष बचा पानी है, आपने पढ़ लिया है कि वो क्या करते हैं, वो वाष्पन के थ्रू वो पानी को बाहर करते हैं। और जब इन्होंने भी पानी को बाहर किया तो फिर क्या बना, फिर बना बादल, बादल बन रहा है, और यहां से भी बरसात हो रही है, यहां से भी बरसात हो रही है। तो जितना पानी जा रहा है उतना पानी आ भी जा रहा है, यानी कि वाटर साइकिल क्या है, ठीक है, वाटर साइकिल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब आपको क्या करना है, आपको बनवानी है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बिल्डिंग बनवानी है आपको। तो बिल्डिंग बनवानी अगर है तो तालाब को पाटना पड़ेगा, तालाब को पाटना पड़ेगा, तभी तो आप बिल्डिंग बनवाओगे। जनसंख्या विस्तार हो रहा है तो घर बनाना पड़ेगा, तो तालाब को पाटना पड़ेगा, नदियों को जो है पाटना पड़ेगा, है ना। कृषि कार्य में ज्यादा पानी खींचना है आपको, कृषि कार्य में ज्यादा पानी लेना है आपको, तब भी पानी यहां से आप खींचेंगे। कुल मिलाकर के अब यहां पर क्या है, पानी की हो गई कमी, पानी है ही नहीं। अब पानी अगर नहीं रहेगा, सोच करके देखो, पानी नहीं रहेगा तो बादल नहीं बनेगा, पौधे तक नहीं पहुंचेगा, फिर बादल नहीं बनेगा, पानी की क्या हो जाएगी, कमी, बरसात में अनियमितता हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 समझते चलो कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, बिल्डिंग आपको बनानी है, बिल्डिंग अगर आपको बनानी है तो भाई पेड़ को काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बिना वनों को काटे हुए कैसे आप घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। आजकल पेड़ का उपयोग, अभी मैं आगे मैं बताऊंगा, पेड़ का उपयोग कहां पे नहीं है, हर जगह पे है। कपड़ा भी आप पेड़ से प्राप्त करते हो, खाना भी आप पेड़ से प्राप्त करते हो। अब पेड़ को आपने काट दिया, वाष्पन प्रक्रिया बाधित हो गई, फिर से बादल नहीं बना, फिर से बरसात नहीं हुई, फिर जो है जल चक्र क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जल चक्र डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जल चक्र अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब यहां पर समझो, जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, भौम जल। भौम जल का मतलब होता है, भौम जल का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अंडरग्राउंड वाटर वह वाटर होता है जिससे हम हैंडपंप के माध्यम से, अभिनव जी या कोई भी जब भी सवाल पूछा करे, बीच क्लास में ना पूछा करे, लास्ट में आप सभी लोग क्लास जो है सवाल पूछा करिए, तो मैं आपके जवाब दे दूंगा। बीच में किसी के भी सवाल का उत्तर देने का मतलब है पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना। इस वजह से सवाल आप लास्ट में पूछा करो, एकदम अंतिम में जब क्लास समाप्त होना जाए तो उस समय आप पूछा करो, मैं आपके सवालों का सबका जवाब मैं दूंगा। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं, आराम से, इत्मीनान से, रिलैक्स होकर चीजों को समझिएगा। भौम जल, यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहां की मृदा नमी मिलती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करता है, और यदि हम और अधिक गहराई में खोदें जाए तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां पर मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच में जल भरा होता है। इसी जल को हम क्या कहते हैं, भौम जल। यानी कि अगर पृथ्वी की अगर आप खुदाई करते चलो तो कुछ समय तक अगर आप खुदाई करते चलोगे तो गहराई पर जाने पर आपको जल मिलना शुरू हो जाएगा।
यही जल जो है वो क्या है, उसी जल को हम भौम जल कहते हैं, इसी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो भौम जल जो भूमि के अंदर है। अब यहां पर एक बात समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थानों पर परिवर्तित भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग लेवल होता है। आप कहते हैं ना कि वहां का वाटर लेवल जो होता है अलग है, यहां का वाटर लेवल अलग है। तो वाटर लेवल या भौम जल जो होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। वही चीज एनसीईआरटी लिख रहा है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई पर भी हो सकता है। यानी कि कई जगहों पर जो होता है 4 फावड़ा मारिए आराम से पानी दिखाई देने लगता है, और कई बार जो होता है कई मीटर तक खोद डालिए आपको पानी नहीं मिलेगा, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। वही चीज एनसीईआरटी कह रहा है कि भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, यानी कि कहां से ये भौम जल आता है। जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है उसका सोर्स क्या है। सोर्स समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि वर्षा जल और नदियों और तालाबों के जल मृदा में रिस करके भूमि के नीचे गहराई पर रिक्त स्थानों की दरारों पर भर देते हैं। इसी जल को रिसाव जो रिस करके अंदर आया है, इसी को अंतः अस्यंदन कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन जल कहते हैं। फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है सर, फिल्ट्रेशन क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये समझना क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है। अब हुआ क्या, यहां पर मान लीजिए नदी है, यहां पर मान लीजिए क्या है, नदी है, पानी बह रहा है। यहां पर क्या है, तालाब है, तालाब है, तालाब है। नदी को भी नीचे कर देते हैं और तालाब को भी, क्योंकि ये जमीन पर ही चलेंगे। ये देखिए तालाब, और यहां पर चलते हैं ये नदी, ये नदी है, ठीक है। और इधर से बरसात हो रही है, इधर से बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की कई ढेर सारी लेयर है, पृथ्वी की कई ढेर सारी लेयर है, कई ढेर सारी लेयर है, कई ढेर सारी लेयर है। अब ध्यान से समझना, ये जो जल है, ये जल जो पानी बरसात हो रही है, ये भी जल रिस रिस कर इस जमीन से नीचे आकर जमा हो रहा है। ये तालाब वाला जल भी रिस रिस कर यहीं पर जमा हो रहा है। ये जो नदी वाला जल है ये भी रिस रिस कर जमा हो रहा है। यही जो रिस कर जमा हुआ है, इसी जल को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, इसी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, या इसी को हम भौम जल कहते हैं। और ये जो रिस कर पृथ्वी के अंदर आने की प्रक्रिया होती है, इसी को विज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है, इसी को फिल्ट्रेशन कहा गया है, इसी को फिल्ट्रेशन कहा गया है। इसी को क्या कहा गया, इसी को फिल्ट्रेशन कहा गया है। बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। यही बात कहा गया है को जो रिस कर के नीचे आता है, इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अतः इस प्रक्रम के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। परिपूर्ति क्यों हो जाती है, यहां पर लिखा गया है, इसको दोबारा रिकवर किया जाता है, इसको दोबारा रिकवर किया जाता है। कैसे रिकवर किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। रिकवर इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसी पर पौधे उगे हैं, इसी पर पौधे उगे हैं, और यही वाष्पन करेगा, बादल का निर्माण करेगा, और यही नदी में पानी जो है ये वाष्पन होगा और बादल का निर्माण करेगा, और फिर जो है ये वापस आएगा। इसी को रिकवर कर लिया जाता है। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है, कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इसको क्या करते हैं, इसको पुनः परिपूर्ति कर लिया जाता है, इसको दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। जितना पानी आया था उतना पानी क्या हो गया, चला गया, फिर उतना आएगा, फिर उतना जाएगा, पुनः रिकवर कर लिया जाता है। भौम जल का लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में क्या हो रहा है, भौम जल स्तर का लेवल नीचे चला जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो दूषित होता चला जा रहा है। उसके पीछे की कहानी क्या है,
उसके पीछे की कहानी को ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा गया है कि भौम जल स्तर का अवक्षय क्यों हो रहा है, क्यों भौम जल जो है धीरे धीरे जो है हमारा दूषित हो रहा है या लेवल नीचे जा रहा है। तो उसके कारण देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, यूपीपीसीएस का सवाल है, आप पेपर को उठा करके देखिएगा, शायद 2018 में पूछा गया था कि भूमिगत जल दूषित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। वहां पर कई ढेर सारे ऑप्शन दिया था, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारण है औद्योगिक, यानी कि उद्योगों को लगना, और कृषि गतिविधियां, कृषि कार्य जो होते हैं, ये तीनों के तीनों भूमिगत जल को प्रभावित करने का सबसे प्रमुख कारण होते हैं। मैं एक एक करके अभी आऊंगा और एक एक करके सारे के सारे पॉइंट पर बात करूंगा कि ऐसा क्या है कि जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से या फिर उद्योगों के लगने की वजह से या फिर किसी कार्यों में संलिप्त होने की वजह से जो होता है ये वाटर लेवल नीचे जा रहा है। और यही नहीं, यहां पर और लिखा गया है अल्प वर्षा एक अन्य कारक है, यानी कि अब धीरे धीरे वर्षा भी कम हो रही है, जितना वर्षा होना चाहिए था, जितना पहले हो रही थी उतना नहीं हो रहा है। और यहां पर लिखा गया है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है, भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वनोन्मूलन। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा कि भौम जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो पहले नंबर पे आप कारक क्या लिखोगे, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा कारक क्या लिखोगे, उद्योगों। तीसरी कारक क्या लिखोगे, कृषि गतिविधियां। चौथा क्या लिखोगे, वनोन्मूलन। और पांचवा वर्षा, कम वर्षा। बात समझ में आ रही है, कम वर्षा। ये सारे के सारे फैक्टर याद रखना, ये सारे के सारे फैक्टर जो होंगे वो भूमिगत जल को प्रभावित करते हैं। कैसे, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले हम जनसंख्या पर बात कर लेते हैं, जनसंख्या प्रसार। धीरे धीरे जब जनसंख्या प्रसार होगा तो रहने के लिए सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, भवनों का निर्माण करना पड़ेगा, कार्यालयों का निर्माण करना पड़ेगा, दुकानों का निर्माण करना पड़ेगा, उद्यानों का निर्माण करना पड़ेगा, कृषि हेतु भूमि का निर्माण करना पड़ेगा, खेल के मैदान का, है ना, निर्माण करना पड़ेगा। और इन सबका निर्माण करने से खुले क्षेत्रों में क्या आ रही है, कमी। जो खुले क्षेत्र थे, मैदान जो थे, उनमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जब मैदान में कमी रहेगी तो भूमिगत जल जो रिस करके, पानी पहले बरसता था तो क्या होता था, पानी जो है नीचे चला जाता था, वाटर लेवल मेंटेन रहता था। अब वहीं पर बिल्डिंग खड़ी हो गई है। अब बिल्डिंग जब खड़ी हो गई है तो पानी रिस करके कैसे अंदर जाएगा, बात समझना। अभी तक मैदान था, मैदान तो पानी जब बरसता था तो वो पानी रिस कर नीचे चला जाता था फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर वो पत्तियों तक जाता था, पौधों तक जाता था, या वाष्पित होकर के ऊपर आता था, तो वाटर लेवल मेंटेन रहता था। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने भवन, दुकान, कार्यालय, सड़क, ये सारी चीजों को आपने निर्मित कर दिया। अब आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो पानी रिस करके बरसात का पानी नीचे आएगा। इस तरीके से जनसंख्या जो होती है वो हमारे वाटर साइकिल को प्रभावित कर रही है। यहां पर लिखा गया है वर्षा जल के अल्प श्रवण की दर कम हो जाएगी। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रहेगी तो इसका क्या परिणाम होगा, याद रखिए, पक्के जो फर्श होंगे वो जल को आसानी से अवस्रवित नहीं होता है, यानी कि रिसाव नहीं होता है। भाई फर्श अगर कर दोगे आप, फर्श कर दोगे अगर आप जमीन पर, तो पानी रिस करके अंदर थोड़ी जाएगा, पानी रिस करके नहीं जाएगा, तो अंडरग्राउंड वाटर में क्या आएगा, कमी आएगा। तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि जनसंख्या प्रसार जो होता है ये बहुत प्रमुख कारण है। समझ में आ गया होगा। और रहने के लिए घर बना रहे हैं तो फिर आप पेड़ों को काटेंगे भी काटेंगे। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, बढ़ते हुए उद्योग। अब उद्योग को बढ़ावा देना है। उद्योग कोई भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी छोटे से बड़े तक किसी भी प्रकार के उद्योग बिना पानी के नहीं संचालित हो सकते हैं, बिना जल के वो संचालित नहीं हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में जल वहां पे अधिक मात्रा में खर्च होता है। वो सब छोड़ो, मैं तो दंग रह गया कि ये जो आरओ होता है,
जिसको आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जिस पानी को आप पीने का उपयोग करते हैं उसमें से 1/3 यानी कि अगर 1 गिलास पानी आप पीने योग्य ले रहे हैं तो लगभग 3 गिलास पानी को आप बेकार में खर्च कर रहे हैं। वो पानी आपके लिए उपयोग में नहीं आता है। तो सोच करके देखो हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सोच करके देखो। वही चीज यहां पर बताया जा रहा है। कृषि कार्य, ये तो और भी बड़ी समस्या है। अब यहां पर समझो, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है ये कृषि कार्य। किसान जो होता है बिजली पर सब्सिडी देती चली जा रही है। किसान जो है विभिन्न प्रकार के कृषि मशीनों पर सब्सिडी देती जा रही है। अब किसान धुआंधार तरीके से क्या कर रहे हैं, धुआंधार तरीके से उर्वरक खरीद रहे हैं जो कि सब्सिडी मिल रही है, साथ ही साथ मशीनों पे सब्सिडी मिल रही है, बिजली के बिलों में उनको क्या मिल रही है, सहूलियत मिल रही है। अब इस तरीके से क्या करते हैं, वो जबरदस्त तरीके से सिंचाई करते हैं नदियों से, तालाबों से, जिससे अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अंडरग्राउंड वाटर कम होगा तो निश्चित रूप से जो पीने योग्य पानी है वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होगा। अब ये बात कहने पर बहुत ढेर सारे लोगों की भौहें तन जाएंगी। मुझे पता है कि सर आप किसानों के साथ में इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं भाई, यहां पर किसान या जवान या फिर किसी विद्यार्थी या फिर किसी अध्यापक की बात नहीं हो रही है। यहां पर इस समय जीवन की बात हो रही है, इस समय जिंदा रहने की बात हो रही है कि जिंदा रहेंगे हम कैसे। अभी इसका विकल्प है, इसका विकल्प है। क्या विकल्प है? अभी विकल्प जो है आपको बताया जाएगा कि आप सिंचाई करिए, लेकिन ड्रिप सिंचाई करिए। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, फव्वारों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। फव्वारों के माध्यम से जो पानी का जो है, जो पानी पौधों को चाहिए उतनी पानी उनको मिल जाता है और उससे आप 1/3 पानी को आप बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा, किसानों की फसल भी अच्छी तरीके से होगी और साथ ही साथ वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ पानी भी उनको मिल जाएगी। वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश किया गया है। अब यहां पर देखो, जल का वितरण जो होता है, जल का वितरण वो असामान्य है। इसी वजह से भौमगत जो जल है या अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी हर जगह पे अलग अलग है। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो आपने मासिन राम का नाम सुना होगा, मासिन राम। आपने चेरापूंजी का नाम जो है सुना होगा। ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहीं पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। तो आपने नाम सुना होगा ना, सबसे ज्यादा भारत में बारिश कहां पर होती, मासिन राम में। आपने यहीं पर सुना होगा चेरापूंजी का नाम, चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा। तो ये वे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां पर जल क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बरसात होती है यहां पर, ठीक है। और याद रखना, यहीं पर पश्चिमी घाट है, यहां पर भी खूब बरसात होती है। यहां पर दिखाया गया है, जो आपको गाढ़े रंग से दिख रहा है, गाढ़े रंग से ब्लैक कलर में यह दिख रहा है कि यहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपको दिख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र, ये वाला गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बरसात जो होती है वो 20 या 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। आप सोच करके देखो, एक जगह पर 400 से अधिक, एक जगह पर 20 से भी कम। कहा यह जाता है कि प्रकृति जो है या ईश्वर जो होता है वो कभी विभेद नहीं करता है, लेकिन यहां पर बरसात करने में वो विभेद करता है। हम सूर्य के बारे में ये तर्क देते हैं कि सूर्य जो होता है ये गरीब और अमीर के बीच में फासला नहीं देखता है, वो हर जगह पर अपनी किरणों को बिखेरता है। लेकिन ये इंद्रदेव जो है, ये देवता जो है, ये वर्षा जो होती है, याद रखना, ये पैटर्न को क्या करता है, बदल देता है। इसी वजह से भारत में ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, वही चीज आपको बताया गया है। तो अब हमें जल प्रबंधन करना पड़ेगा। जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जल प्रबंधन का मतलब होता है हमें किसी भी स्थिति में
हमें किसी भी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी स्थिति में अपने जल को अगर बचाना है, देखिए जब कुप्रबंधन होता है, जब कुप्रबंधन होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, जब कुप्रबंधन होता है, जब कुप्रबंधन होता है तभी वहां पे प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। कुप्रबंधन कैसे हुआ? कुप्रबंधन इस तरीके से हुआ क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, हम जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, हम जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, जनसंख्या प्रसार हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया कि उद्योगों में वृद्धि कर रहे हैं, उद्योगों में हमारा क्या हो रहा है, उद्योगों में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमने आपको बताया कृषि गतिविधियां जो है या कृषि कार्य जो होते हैं उसमें जो होता है कुप्रबंधन हो रहा है। चौथी बात जो होता है हमने आपको बताया कि वनों की कटाई हो रही है जबरदस्त तरीके से, वनों की क्या हो रही है, वनों की कटाई जबरदस्त तरीके से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको यह भी देखना पड़ेगा, बस इतनी चीजों को आप याद रखना, बस ये जो है सबसे प्रमुख है, ये जो है सबसे प्रमुख है जहां पर कुप्रबंधन हो रहा है। अब इस कुप्रबंधन को हमको क्या करना है, कुप्रबंधन को हमको ठीक करना है, यानी इस मैनेजमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रबंधित करना पड़ेगा। प्रबंधित हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी ने जो जो सुझाव दिया है उसके विषय में बात किया गया है। प्रबंधन के रूप में सबसे पहले उसने दिया है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वन रोपण करना पड़ेगा। वन रोपण यानी कि हमको वृक्ष को लगाना पड़ेगा, वृक्ष को लगाना पड़ेगा। वृक्ष को जितना हम लगाएंगे उतना ही हमारा भूमिगत जल जो है वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वृक्ष पे लगाने से जड़ों के माध्यम से वो जल पत्तियों पर पहुंचेगा और पत्तियां जब वाष्पन के थ्रू जो है उसको बाहर करेंगी तो बादल का निर्माण होगा, वही बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरेगा। तो वन रोपण एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा तालाब निर्मित करने पड़ेंगे, तालाब निर्मित करने पड़ेंगे, तालाब निर्माण की प्रक्रिया पर जोर देना पड़ेगा। आप देखते होंगे भारत सरकार मनरेगा कार्यक्रम चला रही है, मनरेगा कार्यक्रम पर आप देखते होंगे करोड़ों का आवंटन होता है और इन मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो होता है वो गांवों को व्यवस्थित किया जाता है और आप देखते होंगे मनरेगा के तहत न जाने कितने तालाबों की खुदाई हुई है और उनका पुनर्निर्माण करके उनको व्यवस्थित फिर से किया गया। पहले के समय में ऐसी स्थितियां थी गांव में, एक गांव में कम से कम 4-4 तालाब हुआ करते थे, 5-5 तालाब हुआ करते थे। आज की दशा में देखेंगे तो एक तालाब भी अगर होगा तो वो जान लीजिएगा, आप अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि आपके गांव में तालाब है। तो तालाब के फैक्टर को आपको सुधारना पड़ेगा, यानी कि निश्चित रूप से जब हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है तो हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, तो हमें यह भी करना चाहिए कि आज हम 500 तालाब खुदवाएंगे। अंबानी साहब ने 70 करोड़ रुपया देकर के रिहाना का डांस देखा, अगर वही कहते हैं कि इतने ही पैसे में हम कम से कम 500 तालाब खुदवा दें तो उससे वाटर लेवल क्या होता है, सही हो सकता है। एक ये भी फैक्टर है कि हमें तालाब का निर्माण करना पड़ेगा, जिसको रेवाड़ी कहते हैं। पहले के राजा महाराजा थे वो ऐसा करते थे, आपने देखा होगा, इतिहास आप पढ़ते हैं ना तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जलाशयों का निर्माण करवाया, फलाने ने तालाबों को खुदवाया, क्योंकि वो व्यक्ति भले ही आज से 200 साल पीछे थे लेकिन वो ये जानते थे कि ये आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो इस समस्या से प्रभावित होंगी। हम आने वाले बच्चों को बिल्डिंग्स बनाकर दे देंगे, घर बनाकर दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, लेकिन क्या उनके लिए एक स्वच्छ जल दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कुप्रबंधन के द्वारा जो है वो जल क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एक चीज और करना पड़ेगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ने लिखा है कि आपको भूमिगत जल को क्या करना पड़ेगा, भूमिगत जल को सुरक्षित करना पड़ेगा। भूमिगत जल को सुरक्षित करने के लिए आपसे क्या कहा गया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपसे कहा गया है कि जब वर्षा जल हो तो वर्षा जल का संरक्षण करना पड़ेगा, वर्षा जल का संरक्षण। इसी वजह से मैं कहता हूं हर एक चैप्टर मेरे साथ में पढ़ते रहो,
तभी आपको समझ में आएगा। वर्षा जल संरक्षण का मतलब क्या है बाबू? वर्षा जल संरक्षण का मतलब ये है, वहां पे मुझे लाइन याद आती है कि वहां पर लिखा गया था कि जहां पर पानी गिरे वहीं पर इसको संरक्षित करो। याद है? जहां पर पानी गिरे वहीं पर इसको क्या करो? संरक्षित करो। बरसात हुई और छत पर पानी भरा, पाइप के थ्रू जो है उसको ले जा करके क्या करो? जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद करके उसी में पानी गिराओ। उससे क्या होगा? वाटर लेवल क्या रहेगा? वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। वाटर लेवल क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। तो ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि ड्रेनिंग, मैंने आपको बताया है कि ड्रिप, है ना, मैंने आपको बताया ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कृषि कार्यों में खर्च हो रहा जो जल है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? उसको भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मेंस का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ना, आज संख्या क्यों कम है? वो इस वजह से कम है क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। ये टॉपिक को सभी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए ना कि जल ही जीवन है, इस पर आप इसके कुप्रबंधन और इसके प्रबंधन पर 50 लाइनें लिखो ना, पसीने छूट जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट आपके रहेंगे कि ऐसे ऐसे पानी हमारा बर्बाद होता है और ऐसे ऐसे पानी को हम बचा सकते हैं, पानी को हम ऐसे ऐसे खर्च करते हैं, ऐसे ऐसे हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं? पानी को हम बचा सकते हैं। तो एक तरफ कुप्रबंधन हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है? प्रबंधन हो रहा है। यही इस चैप्टर में समझाने की कोशिश किया गया है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा गया है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजपुर नामक स्थान पे वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती थी। यानी कि वर्षा में बड़ा फ्लक्चुएशन था। एक कहानी दिया गया, एक केस स्टडी दिया गया है। वहां के ताजे जल का एकमात्र स्रोत क्या था? भूमिगत जल था। क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता था। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल का स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया। यानी कि एक कच्छ, गुजरात का एक क्षेत्र है भुजपुर। अब भुजपुर में क्या होता था? बरसात नहीं होती थी। बरसात नहीं होती थी तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, पानी ही नहीं मिलता है। अब पानी नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? वहां के लोगों ने जल को संरक्षित करना सीखा। अब देखिए, वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ में मिलकर के वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया और उन्होंने रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बनाए, बांध बनाए, उसको पानी को क्या किया? रोका, है ना, बांध बनाए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण हुआ। अंतःस्रवण का मतलब क्या हुआ? जब पानी को इकट्ठा किया तो पानी रिस करके कहां गया? पानी के अंदर। पानी रिस करके कहां गया? अंदर। और पानी रिस करके अंदर गया तो इसने क्या किया? वाटर लेवल को बढ़ा दिया। वाटर लेवल को क्या किया? इसने बढ़ा दिया। अब इस क्षेत्र में किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला गया, व्यर्थ हो गया है, अब वो सिंचाई के लिए भी उपलब्ध हो गया है। सोच करके देखो, जहां पर सूखा रहता था वहां पर समझदारी से वर्षा जल को संरक्षित करके इन गांव वासियों ने कितना बेहतरीन काम किया, कितना बेहतरीन काम किया। और अब वहां पर जल इस तरीके से है, पीने के लिए तो है ही है, अब कुओं में भी पानी है और साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी पानी हो गया। यहां पर एक पॉइंट और देख लीजिएगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष मनाया गया। 2003 को अंतरराष्ट्रीय अलवड़ जल वर्ष बनाया गया, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया गया। बताया गया कि भाई 0.006% केवल अलवड़ जल है जिसको आप पीने के लिए जो है यूज करते हो। लेकिन हम करते क्या है? आज भी देखता हूं, और पढ़ो तो आपको बुरा लगना भी चाहिए। आज आप देखिए, सड़क पर 4 व्हीलर खड़ी कर लेते हैं
और पाइप लगा करके 2 घंटे तक उस 4 व्हीलर को धुलते हैं और कूल बनते हैं। कूल, अपने आप को बुद्धिजीवी प्राणी ये समझते हैं कि हमने एक 4 व्हीलर खरीद लिया तो हमें उसको धुलने का इतना अधिकार हो गया है कि पूरे गांव भर का पानी जो है इकट्ठा हम उस गाड़ी पर खर्च कर दें। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से और आपसे ही समाज निर्मित होगा। हम ही और आप मिलकर के समाज को निर्मित करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, ठीक है, यहां पर समझने का चीजों का प्रयास करिएगा। क्या क्या आज आपने सीखा इस चैप्टर में? आज के इस चैप्टर में आपने सीखा जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये बात तो सही है। जल 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस, आपको मैंने बताया। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व में अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की क्या है, कमी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव के क्रियाकलापों के द्वारा हो रहा है। वो मानव की क्रियाकलाप कौन है जिससे जल असामान्य है, वो मैंने आपको बताया। उद्योगों में तेजी के साथ में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या तेजी के साथ में बढ़ रही है, सिंचाई व्यवस्था हमारी खराब है ना। इस वजह से क्या हो रहा है, ये कुप्रबंधन हो रहा है, और इसी कुप्रबंधन की वजह से जल जो होता है धीरे धीरे वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों पर रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति यानी कि रिकवर को बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि पानी क्या हो, पानी जो है रिकवर हो भूमि के अंदर। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। हम पैसा तो जो है खर्च करने में मितव्ययी हो जाते हैं, लेकिन याद रखना यहां पे मितव्ययता किसकी करनी है, जल की करनी है। अब आते हैं टॉपिक पर, ठीक है, टॉपिक पर क्या होता है। पहला, जल का अवक्षय बूंद सिंचाई व्यवस्था है, वही ड्रिप सिंचाई जिसे हम कहते हैं, इसी को बूंद व्यवस्था कहा जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर आपने समझ लिया। अंतः अस्यंदर का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। पुनः आपूर्ति का मतलब रिकवर करना, ठीक है, जो पानी जाए फिर से वो वाष्पित होकर बादल बने फिर वापस आए, इसी को रिकवर कहते हैं। जल का संग्रहण, भौम जल स्तर, वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर, और साथ ही साथ अलवर जल, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। बस इतना ही आज के चैप्टर में था। तबीयत थोड़ी सी नासाज थी मेरी, बावजूद इसके मैं आपके साथ में खड़ा रहा हूं। आशा करूंगा पेपर ये क्वेश्चन और ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा, कैसे और किस तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक था मेंस के अप्रोच से, बहुत बेहतर टॉपिक था। मेंस के अप्रोच से अगर आप इसको देखकर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब अभिनव का सवाल मैं देख लेता हूं। मेरा सूर्य की प्रकाश से समुद्र का पानी वाष्पित होता है, ठीक है। तो लवणीय जल धीरे धीरे वाष्पित होकर जब बारिश होगा तो फ्रेश जल में होगा ना, लवण थोड़ी ना समुद्र में वाष्पित होगा, केवल जल होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितने बरसात होती है, वो महासागरों से वाष्पन कम होता है, उससे कहीं ज्यादा। यहां पे बात हो, वो जो बरसात के थ्रू पानी हमको मिलता है वो तो सही पानी ही रहेगा, निश्चित रूप से वो पानी हमको सही रहेगा। यहां पर वाष्पन की प्रक्रिया जो बाधित हो रही है वो नदियों और तालाबों की बात हो रही है, और साथ साथ वृक्षों के माध्यम से जो वाष्पन की प्रक्रिया बाधित हो रही है उसके बारे में बात किया जा रहा है, न कि महासागरों के विषय में। महासागरों के माध्यम से भी वाष्पन के थ्रू अगर बारिश होगी तो पीने योग्य ही पानी रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।